नमस्कार, मैं हूं सैम रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे बीजेपी में शामिल हुए बागी तो ममता की पार्टी क्यों नाची, बंगाल दौरे के दूसरे दिन आज क्या करेंगे बीजेपी के चाणक्य और कांग्रेस में मंथन का क्या नतीजा निकला। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह सुबह दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी, मत्था टेका। खास बात यह रही कि इस दौरान कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था और उन्होंने आम श्रद्धालु की तरह गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका और गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। बड़ी खबर, देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या अनप्लान्ड दौरा था आज का ये रकाबगंज गुरुद्वारे का? जी हाँ, बिल्कुल अनप्लान्ड था और अनप्लान्ड इस हद तक कि वहाँ प्रधानमंत्री का आमतौर पर जो रूट लगता है जिसके ट्रैफिक रोका जाता है, बैरिकेडिंग की जाती है, ये सारी चीजें भी नहीं की गई थी ताकि किसी जो वहाँ पे श्रद्धालु या विजिटर हैं उन्हें आने में कोई दिक्कत ना हो। इसके चलते प्रधानमंत्री ने एकदम अचानक से दौरा किया। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि सिखों के वो 9वें गुरु थे और उनकी जो सबसे खास बात मानी जाती है वो हिंदू सिख एकता के प्रतीक के तौर पे जाने जाते हैं। ऐसे समय में जबकि औरंगजेब का जो कहर था वो चरम पर माना जाता था, बहुत सारे अत्याचार की चीजें कहानियां जाती थी, तो उन स्थिति में गुरु तेग बहादुर ने चाहे कश्मीर की बात कर लें, मथुरा की बात कर लें, अलग अलग जगह पे जब वहाँ के हिंदू पहुंचे और उन्हें बताया कि किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो गुरु तेग बहादुर ने लोहा लिया था। तो इस तौर पे, इस प्रतीक के तौर पे, हिंदू सिख एकता के प्रतीक के तौर पे उन्हें देखा जाता है और उनकी पुण्यतिथि थी। और देवेंद्र, आज जाने की वजह कोई खास? और गुरु तेग बहादुर की पुण्यतिथि थी, तो कल गुरु तेग बहादुर की पुण्यतिथि थी और निश्चित तौर पे इसी लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुंचे और आज दोपहर जाकर वहाँ पे मत्था टेका है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। अब बात बंगाल चुनाव की, जहां गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दूसरे दिन रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन जाएंगे। अमित शाह के दौरे के पहले दिन बीजेपी ने टीएमसी को जोर का झटका दिया है, लेकिन जवाब में ममता की पार्टी जश्न मनाने लगी। शुक्रवार को दिन में 10 विधायक, 1 सांसद, 15 काउंसलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्षों ने अमित शाह की रैली में बीजेपी का दामन थाम लिया और शाम होते होते अपना दर्द कम दिखाने की कोशिश में लगी टीएमसी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। टीएमसी नेता और कांग्रेस के बागियों के बीजेपी में विलय के सूत्रधार शुभेंदु अधिकारी, ममता ने अब इन्हें इनके ही गढ़ में घेरने की रणनीति बनाई है। अपने बंगाल दौरे के पहले दिन टीएमसी में भूचाल लाने वाले अमित शाह आज दूसरे दिन रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन जाएंगे। मिदनापुर की रैली में बीजेपी की बंगाल में हुई अब तक की सबसे कामयाब और ऐतिहासिक रैली साबित हुई है। मंच पर दर्जनों नेता बीजेपी का दामन थाम रहे थे तो सामने हजारों की भीड़ थी। जन सैलाब को देखकर अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि चुनाव आते आते ममता अकेली रह जाएंगी। रैली में बीजेपी का दामन थामने वाले शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता से बंगाल बचाने का बिगुल फूंक दिया। ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूँ मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। ये लाखों लोगों की भीड़ देख लीजिए दीदी, पूरी बंगाल आज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। पूरा बंगाल आपको हटाने के लिए एक साथ आ गया। এটা থেকে যদি বেরিয়ে আসতে হয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে বাংলাকে তুলে দিতেই হবে, দিতেই হবে, দিতেই হবে। কুইন অফ অ্যাডোরেশন ওয়াজ হিজ মাদারল্যান্ড, অর্থাৎ ভারত মাতা হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দের আরাধ্য দেবী। যদি মা কাউকে বলতে হয় ভারত মাতাকে মা বলবো, অন্য কাউকে মা বলতে পারবো না। मिदनापुर की रैली पर इतरा रही बीजेपी को टीएमसी ने भी अपने स्टाइल में जवाब दिया। आतिशबाजी हुई,
नाच गाना हुआ और ममता सरकार में मंत्री मदन मित्रा ने नॉर्थ 24 परगना में अपने समर्थकों के साथ बागियों से मुक्ति की खुशी में जश्न मनाना शुरू कर दिया। इतना जोश मिल गया ना कि जो लोग बेईमान था अभी ईमानदार लोग रह गए तृणमूल में और बेईमान क्लियर हो गया। और तृणमूल को जो वायरस था आज तृणमूल फ्री ऑफ वायरस। बहुत खुश है कर्मी लोग क्योंकि अभी लड़ाई स्ट्रेट मचकन में कोई ब्रोकर दलाल नहीं है। रुक लेंगे, लड़ लेंगे बीजेपी। 2021 में ममता जी जब 220 का सीट से ज्यादा सीट लेके चीफ मिनिस्टर होंगे, यही लोग फिर घूम के आके तृणमूल में ज्वाइन करने के लिए कोशिश करेंगे। ये भी बात नहीं। आज बंगाल दौरे के दूसरे दिन अमित शाह शांति निकेतन जाने के अलावा बीरभूम जिले में बाउल सिंगर परिवारों से मिलेंगे और एक रोड शो भी करेंगे। कल मिदनापुर की ऐतिहासिक रैली में अमित शाह ने ममता सरकार पर राजनीतिक विरोधियों पर जानलेवा हमला करवाने का आरोप लगाया। अमित शाह के बयान के थोड़ी देर बाद ही उनकी रैली से लौट रहे बीजेपी नेताओं पर अटैक किया गया। हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। मिदनापुर की रैली में अमित शाह ममता बनर्जी की पार्टी पर अपने 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की जान लेने का आरोप लगा रहे थे और इस रैली से लौटते वक्त भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हो गया। पश्चिमी मिदनापुर के केशपुर में रैली में शामिल होकर घर वापस जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। আমরা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলাম, আমাদের গাড়িতে বসে যাচ্ছিলাম, গাড়ির সামনে একজন বোমা ফাটালো, দিয়ে তারপরে আমরা সাইড থেকে ইট পাটকেল ছুড়ে আমাদেরকে মারা হয়, আমাদের উপরে হামলা আমার হাতে এবং ড্রাইভার সামনে পাবলিক দাঁড়িয়ে থেকে দেখে মারার জন্য আমাদেরকে পাবলিক দাঁড়িয়েছিল মারার জন্য, সেই জন্য ড্রাইভার আবার গাড়ি ব্যাক করে ঘুরিয়ে আবার এখানকে নিয়ে এসে দাঁড় করায় গাড়ি। टीएमसी समर्थकों के हमले के बाद कूच बिहार से बीजेपी सांसद निशीथ प्रामाणिक ने ममता बनर्जी पर एक बार फिर रक्त रंजित राजनीति करने का आरोप लगाया है। बंगाल की लड़ाई से अलग एक लड़ाई दिल्ली बॉर्डर पर भी लड़ी जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 25वां दिन है। 4 हफ्तों से आंदोलन कर रहे किसानों की आज सुबह 11 बजे प्रशासन से एक अहम बैठक है। ट्रैक्टरों की आवाजाही पर रोक लगाने से नाराज किसानों ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दोनों तरफ की सड़कें बंद करने की चेतावनी दे दी है। आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति 1 लाख गाँव में श्रद्धांजलि दिवस मनाएगी। तो कृषि बिल के समर्थन में बीजेपी सांसद रमेश बिधोड़ी दिल्ली में कानून समर्थन यात्रा निकालेंगे। उधर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने पटियाला में आढ़तियों के यहां आयकर विभाग के छापे पड़ने पर नाराजगी जताई है। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि आढ़तियों को किसानों का साथ देने की सजा मिल रही है। इधर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान अगले 2-3 दिन में अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। मुद्दा जो है आज वो इतना बड़ा है क्योंकि हर आदमी की जीविका सवाल उठता है। अगर जीविका का सवाल नहीं उठे तो मुद्दा नहीं बनता है। आज इंसान मुद्दा नहीं रहे, जीविका मुद्दा है। अगर हमारा ये बिल लागू हो जाते हैं और छोटी मछली के बड़े ये शार्क्स अगर आ जाते हैं, मगरमच्छ आ जाते हैं तो हमें तबाह कर देंगे, वो मुद्दा है। कृषि कानूनों पर विवाद के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में एक किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कांग्रेस में पार्टी के अंदर पदों की एक तरह की लड़ाई चल रही है। पार्टी में कलह दूर करने के लिए सोनिया गांधी ने कल 5 घंटे तक पार्टी नेताओं के साथ मंथन किया। सोनिया गांधी ने कल पार्टी के भविष्य की रणनीति, नए अध्यक्ष और नेताओं कार्यकर्ताओं की शिकायत को लेकर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। पार्टी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखने वाले नाराज 23 नेताओं के ग्रुप से भी सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका ने चर्चा की। मीटिंग में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। बैठक में शामिल कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर अध्यक्ष बने। कांग्रेस के इस मंथन के बीच पार्टी की संयुक्त सचिव रुचि गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राहुल गांधी की करीबी माने जाने वाली रुचि गुप्ता ने अपने इस्तीफे में कहा है कि संगठनात्मक बदलाव में देरी से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। उधर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में हुए कांग्रेस के मंथन में ये भी तय हुआ कि जल्द चिंतन शिविर रखा जाएगा।
बैठक के दौरान राहुल गांधी ने नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की और कहा कि जूनियर बनाम सीनियर नहीं होगा और सब मिलकर काम करेंगे। जवाब में नाराज नेताओं के गुट ने सभी पदों के लिए चुनाव कराने की मांग रखी। राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने की मांग मीटिंग में ए.के. एंटनी, अंबिका सोनी और अजय माकन जैसे नेताओं ने उठाई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर क्रिकेट घोटाला केस में ईडी ने फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति सीज कर ली है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के 3 घर सीज, 2 प्लॉट के बाहर लटके ताले, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी भी अटैच, कुल 11 करोड़ 86 लाख की संपत्ति सीज। ईडी की ओर से जेके क्रिकेट एसोसिएशन के फंड घोटाले में फारूक अब्दुल्ला के 3 घर, 2 प्लॉट और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी अटैच की गई है। इसकी कीमत करीब 11 करोड़ 86 लाख रुपए बताई जा रही है। फारूक अब्दुल्ला की जो संपत्ति सीज की गई है उसमें एक प्रॉपर्टी श्रीनगर के गुपकार रोड पर स्थित है, जबकि तनमार्ग के कटिपोरा तहसील और जम्मू के भाटिंडी में एक प्रॉपर्टी है। श्रीनगर के रेजिडेंसी रोड क्षेत्र में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है, जिसकी कुल कीमत 11 करोड़ 86 लाख बताई जा रही है। इनके जो आजकल अलायंस हैं पार्टनर पीडीपी, उन्होंने इसकी डिमांड सबसे पहले की थी। मुझे लगता है आज उनको खुश होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के उस जांच के तहत ईडी ने ये कार्रवाई की है। अपने पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर ईडी की इस कार्रवाई को उमर अब्दुल्ला ने बदले की राजनीति करार दिया। राम मंदिर के बाद अब अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर बनने वाली ऐतिहासिक मस्जिद का डिजाइन भी सामने आ गया है। ये मस्जिद कैसी होगी, कब इसकी नींव रखी जाएगी और इसकी लागत कितनी होगी, देखिए इसकी एक डिटेल। ये उस मस्जिद की तस्वीरें हैं जो अयोध्या में बनने वाली है। डिजाइन देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये विश्व की चुनिंदा सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक होगी, क्योंकि इसे परंपरागत मस्जिद की तरह नहीं बल्कि इस मस्जिद के आर्किटेक्चर में भविष्य की झलक दिखाई देगी। अयोध्या के धन्नीपुरा में 5 एकड़ जमीन पर यह मस्जिद बनेगी। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर मस्जिद की नींव रखी जाएगी। अगर हमारे पास अप्रूवल आ जाता है तो हमारी कोशिश होगी, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है आज की तारीख में, 26 जनवरी की जो बात कही गई थी, क्योंकि उस दिन आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी गई थी मुल्क की, तो बेहतर हो हम उस दिन रखें। अयोध्या में मस्जिद के साथ ही कई और चीजें भी बनाई जाएंगी। 200 बेड का एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल होगा, एक म्यूजियम बनाया जाएगा, छात्रों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी होगी और एक कम्युनिटी किचन की भी व्यवस्था होगी। बिहार के राजगीर में राज्य के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण पूरा होने के करीब है। सरकार ने इसे नेचर सफारी प्रोजेक्ट का नाम दिया है, जिसका मुआयना करने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर के दौरे पर गए। मुख्यमंत्री बनने के महीने भर बाद नीतीश कुमार राजगीर के जिस ग्लास ब्रिज का मुआयना करने पहुंचे वो उनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। लोहे के पोल्स, वायर और शीशे से बन रहे इस आधुनिक पुल का मकसद है राजगीर में सैलानियों के लिए आकर्षण का नया केंद्र तैयार करना, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और किस तरह से लोगों में जागृति आई है, कितना वृक्षारोपण हो रहा है, जल के संरक्षण के लिए काम हो रहा है और मौसम के अनुकूल कृषि के लिए काम हो रहा है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सारी बात जो हम लोगों ने तय की है उनके मात्र प्रकृति के लिए कि साफ जल है और हरियाली है, तभी जीवन संरक्षित है। इस ग्लास ब्रिज के जरिए राजगीर में नेचर सफारी को प्रोत्साहन मिलेगा। पूरा प्रोजेक्ट इसी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका मुआयना करने गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिस गाड़ी से ब्रिज तक ले जाना था वो गाड़ी अचानक रास्ते में खराब हो गई। गुरुग्राम के एक अस्पताल पर हमले का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स पिकअप ट्रक से अस्पताल के एंट्रेंस को टक्कर मारता दिख रहा है, जिसमें 3 लोग बाल बाल बचे। अस्पताल पर पिकअप ट्रक से अटैक, पहली टक्कर, दूसरी टक्कर,
तीसरी टक्कर। गुरुग्राम के बालाजी अस्पताल के गेट पर यह अटैक सीसीटीवी के 3 कैमरों में कैद हुआ, जिसमें एक शख्स लगातार गेट पर टक्कर मारे जा रहा है। गार्ड और दूसरे स्टाफ बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गेट से सटा हुआ मेडिकल स्टोर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। बीती रात 10 बजे के करीब हमला ऐसे अचानक हुआ कि पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। आखिर ये सिरफिरा कौन हो सकता है? हमले के बाद पिकअप ट्रक का ड्राइवर तो फरार हो गया, लेकिन अस्पताल के इमरजेंसी में इलाज करा रहे कुछ लोगों ने उसकी शिनाख्त कर ली। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी। कश्मीर से बर्फबारी की एक ऐसी तस्वीर आई है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर देखकर घाटी में बर्फबारी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बांदीपुरा में 2 टाटा सूमो गाड़ियां पूरी तरह बर्फ के नीचे दब गईं। ये तस्वीर एक पहाड़ी रास्ते की है। राजधान टॉप पर इतनी भारी बर्फबारी हुई कि दोनों गाड़ियां बर्फ के नीचे चली गईं। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने बर्फ हटाई तो गाड़ियों का ऊपरी हिस्सा नजर आना शुरू हुआ। सेना के जवानों ने गाड़ियों को बर्फीले रास्ते से निकाला और गाड़ी वालों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। कश्मीर के बांदीपुरा में गाड़ियां बर्फ में दब गईं, तो बर्फबारी की वजह से हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी तापमान 5 से 6 डिग्री तक नीचे गिर गया। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से दिल्ली और पंजाब के तापमान में भी काफी कमी आई है। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए मुंबई में जलती कार का खौफनाक वीडियो।